हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में, हम बात कर रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने फिजियोलॉजिकल वैल्यू पढ़ी थी फूड की कि वो उसकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कैलोरीमीटर के बारे में, ठीक है। मीन्स हमारी अब तक तो हमने पढ़ा था कि किसी भी फूड से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कैसे फूड से मशीन के द्वारा मतलब हम फ्यूल वैल्यू को ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे शरीर में किस प्रकार से एनर्जी उत्पन्न होती है या फ्यूल वैल्यू को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। कैलोरीमीटर ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। अब देखिए जो कैलोरीमीटर है ना, ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, यंत्र होता है, उपकरण होता है, जिसकी सहायता से बॉडी में, हमारी जो बॉडी है ना, शरीर के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको कितनी उत्पन्न हो रही है आपके शरीर में और हमारे शरीर के द्वारा कितना व्यय हो रहा है, उन दोनों को नापा जाता है। मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी एक्सपेंडिचर दोनों को नापा जाता है। प्रोडक्शन को भी नापेंगे, एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी नापेंगे कि शरीर में कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है या उत्पन्न हो रही है और शरीर के द्वारा कितनी ऊर्जा एक्सपेंडिचर हो रही है, व्यय हो रही है ना। ये है आपकी उत्पन्न और ये आपकी है व्यय ऊर्जा के बारे में, ठीक है। अब देखिए कैलोरीमीटर के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर या जिसके बेसिस पर यह काम करता है ना। तो देखिए इसके प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल आता है कि जो फूड है उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एनर्जी होता है, ठीक है। फूड का एंड प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी, ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा ही तो हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। हम हमारे शरीर के द्वारा, ठीक है, जितने भी कार्य करते हैं ना, उन सब के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। एनर्जी नहीं है तो आप क्या करते हैं, कोई काम कर पाते हैं क्या? आप काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ऊर्जा नहीं होगी तो आप में कोई ताकत ही नहीं होगी, शक्ति ही नहीं होगी काम करने की, ठीक है। अच्छा देखिए इसके अलावा फर्नेंस या फिर आप कह सकते हो जलना, ठीक है। जलने से क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, ये चीज़ फ्यूल के ऊपर निर्भर करती है। कितना फ्यूल दोगे उतनी आप में ऊर्जा उत्पन्न होगी। कम फ्यूल दिया कम ऊर्जा उत्पन्न हुई, ज़्यादा फ्यूल दिया ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो उसी प्रकार से अगर आप भोजन भी कम देंगे तो कम ऊर्जा उत्पन्न होगी, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो फ्यूल क्या करता है, फ्यूल अफेक्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन, ओके। अब देखिए कोई भी एक व्यक्ति एक दिन में उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज़ हम किसके द्वारा नाप सकते हैं, कैलोरीमीटर के द्वारा हम नाप सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमें क्या बताता है, कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, हमको ये बता रहा है इसलिए, ठीक है। अब देखिए जो कैलोरीमीटर है ना, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 2 मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को नाप सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आपका आता है डायरेक्ट कैलोरीमीटर, ठीक है। डायरेक्ट कैलोरीमीटर जिसको आप कहते हो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। दूसरा आता है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, मीन्स अप्रत्यक्ष
कैलोरीमेट्री। ठीक है, दो प्रकार की विधियाँ होती है इसकी, पहली विधि है और दूसरी विधि है। अभी हम पहले पढ़ेंगे पहली विधि के बारे में, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री के बारे में। अब देखिए, जो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री है ना, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष, मतलब सीधे आप शरीर से ही नाप रहे हो ये चीज़ को, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। अब देखिए, इसके द्वारा क्या है, शरीर का तापक्रम कितना है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के थ्रू हम नापेंगे कि कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, जब आप इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए, इस विधि को हम जिस यंत्र के द्वारा नापते हैं ना, उसको कहते हैं एटवाटर रोजा बेनेडिक्ट्स रेस्पिरेशन कैलोरीमेट्री। ठीक है, एटवाटर रोजा बेनेडिक्ट्स रेस्पिरेशन कैलोरीमेट्री कहा जाता है, और हिंदी में आप कहते हो इसे एटवाटर रोजा बेनेडिक्ट का श्वसन कैलोरीमेट्री, ये इसका नाम होता है। ठीक है, इस कैलोरीमेट्री की एक बड़ा सारा प्रिंसिपल होता है। देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हुए समझते हुए जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये हमने कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर बनाया है, एटवाटर रोजा बेनेडिक्ट का रेस्पिरेटरी कैलोरीमीटर। ठीक है, अब देखिए, आपको इसमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें कि एक बड़ा सारा बॉक्स है। ठीक है, इसमें एक नली लगी हुई जिसके थ्रू वाटर रन कर रहा है। ठीक है, एक टेबल है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठ करके रीडिंग का राइटिंग का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पाइप्स लगे हुए हैं, कुछ अटैचमेंट्स हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर तो ये थर्मामीटर लगा हुआ है। ठीक है, थर्मामीटर क्यों, ताकि ये टेम्परेचर को मेजर कर सके। इसमें जो रन कर रहा है ये है पानी। ठीक है, और यहाँ पर एक टैप लगा हुआ है। ठीक है, ये टोंटी ये क्या कर रही है, पानी को बाहर निकल रहा है इससे। ठीक है, ये जो है यूरिन और फीसिस को एक्सक्रीट करने के लिए, एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, एक स्थान दिया हुआ है, ये जगह है, यहाँ से CO2 गैस जो है ये बाहर निकलती है। ठीक है, जब एरो इस तरफ मूव कर रहा है मीन्स ये इधर जा रही है, और जब एरो इधर मूव कर रहा है मीन्स ये चीज़ें इधर आ रही है। वैसे ये जगह है जहाँ से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आगे देखिए, CO2 यहाँ पर रन करती हुई जाती है आगे, H2SO4 सोडा लाइम H2SO4 में मिलती जाती है ना। यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, मीटर लगा हुआ है जो इसे माप रहा है ना। ये जगह है जहाँ से ऑक्सीजन अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है, O2 यहाँ से अंदर आती है। ये एक कांच की खिड़की है। ठीक है, कांच की खिड़की दी हुई है, और अगेन यहाँ पर भी एक थर्मोमीटर इंसर्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए, पानी जब यहाँ से जा रहा है ना, तब उसका टेम्परेचर नापा जाएगा, और जब ये पानी इस जगह से रन करेगा इस कोयल के थ्रू और यहाँ पर जाएगा, तब वापस टेम्परेचर को नोट किया जाएगा कि यहाँ वाले टेम्परेचर में और यहाँ वाले टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मापा जाता है। अब आप देखिए, अब हम इसको डिस्कस करते हुए जाएंगे कि एक्चुअल में ये किस प्रकार से काम करता है। अब देखिए, ये जो पूरा रूम है ना, ये एक कक्ष बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा किसका बना हुआ है, तांबे का बना हुआ होता है। ठीक है,
तांबे की इसकी जो लाइनिंग होती है, ठीक है, या दीवारें होती है, तांबे का होता है। इसके अंदर कहीं से भी बाहर से कोई हवा प्रवेश नहीं कर पाती है। जो हमने पैसेजेस बना रखे हैं, जो हमने फिटिंग्स कर रखी है ना, यहीं से चीज़ें अंदर जाएगी, इसके अलावा कहीं से भी नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसके चारों तरफ तांबे का एक कक्ष, जिसके चारों तरफ वापस लकड़ी की एक दीवार होती है, ठीक है, जो क्या करती है, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करती है ना। अब देखिए, ये पूरा आपको एक कमरे के समान एक दिखाई दे रहा है ये कक्ष, ठीक है, जिसके अंदर एक व्यक्ति के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, वो सब होती है। जैसे उसको ऑक्सीजन चाहिए, CO2 एक्सेल करनी है, यूरिन फीसेस एक्सक्रीट आउट कर देगा। यहाँ पर एक कांच की खिड़की होती है, जिससे इसको फूड और वाटर जो है इसको दे दिया जाता है, ठीक है। अंदर यहाँ इसके सोने बैठने की व्यवस्था होती है, बैठ करके लिखने की, काम करने की, नॉर्मल जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शनिंग के लिए, वो यहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, टेबल कुर्सी होती है, पलंग होता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। ये जो कक्ष रहता है, ठीक है, अब देखिए 7 फीट तो लंबा रहेगा, 4 फीट तक चौड़ा होता है और 6.5 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। मीन्स ये चीज़ तो है इसकी 6.5 फीट तक है, ठीक है। इसकी लंबाई 7 तक होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है, ये कितनी होती है, 4 फीट तक इसकी होती है, ठीक है। अच्छा, ये जगह इतनी है कि एक आदमी आराम से मूवमेंट कर सकता है, इसमें घूम सकता है और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि प्रॉपर तांबे का बना हुआ है और अंदर लकड़ी की वापस लाइनिंग भी है इस पर, तो न तो इसके अंदर बाहर से कोई ऊर्जा, ऊष्मा या हवा आ सकती है, न ही अंदर की बाहर जा सकती है, ठीक है। और एक आदमी कई दिनों तक इसमें रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अंदर रहते रहते, ठीक है। इसमें इतनी फैसिलिटीज़ दे दी जाती हैं। अब देखिए, इस कमरे के चारों तरफ आपको देखो तांबे की नलियाँ दिख रही है, एक तो यहाँ पे भी लगी हुई है और यहाँ पर भी लगी हुई है, ठीक है। अब जो ये वाली तांबे की नली है, इसके अंतर्गत क्या है कि पानी रन कर रहा है, आप देख रहे हैं जैसे, है ना, ये पानी मूव कर रहा है। तो पानी एक तरफ से आ रहा है, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है, तो जैसे जब हम पानी को यहाँ पर अंदर डालते हैं, ठीक है, या यहाँ पर रन कराते हैं, तो उसके पहले उसका टेम्परेचर को नोट कर लिया जाता है कि भाई पानी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब ये पानी इस कॉइल के थ्रू क्या है, कमरे के चारों तरफ से होकर के बहेगा ना, तो कमरे के जो रूम का टेम्परेचर होगा उससे पानी अफेक्ट होगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और जब यहाँ का पानी का इंक्रीज़ होता है, अब यहाँ से जब वापस से ये बाहर निकलता, तो यहाँ पर हम इसको वापस से नोट डाउन कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है अब पानी का, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस होगा, वो हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा इस कमरे के अंतर्गत ऑक्सीजन को प्रविष्ट कराया जाता है। देखिए, क्योंकि बाहर से कहीं से हवा और ऊष्मा नहीं आ पा रही है, ऊर्जा नहीं आ पा रही है, तो व्यक्ति को सांस लेने के लिए और अंदर जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को अंदर किया जाएगा। और क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, इनहेल एक्सेल करेगा, है ना, तो ऑक्सीजन तो ले लेगा, लेकिन वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ेगा। तो उसके निर्वात उसको वापस बाहर निकास के लिए भी यहाँ पर एक पाइप दिया हुआ होता है, जिससे कि व्यक्ति उसको बाहर निकालता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति जो है ना, अब वो उसको जब हमने अंदर बिठा दिया या अंदर भेज दिया, तो वो क्या करता है कि अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, खेलना, व्यायाम करना। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को जब ये परफॉर्म करता है, तो क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा रिलीज़ होती है ना। ऊष्मा या ऊर्जा क्या होगी, रिलीज़ होगी, बाहर निकलेगी। और जब ये बाहर निकलती है ना, तो इस हीट से ये जो पानी है ना, तभी गर्म होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे टेम्परेचर को नोट करते हैं। इस तरीके से क्या है कि जब शुरुआत होती है ना, तब हम टेम्परेचर को नोट करेंगे, और जब हमारा बीच के टाइम पे भी वापस नोट किया जाएगा। एंड जब आपकी एक्टिविटी या फिर जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर से इसको नोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की गई है, ठीक है, और पानी के द्वारा ली गई जो ऊष्मा है ना, और उसकी गतिशीलता में व्यय हुई जो ऊर्जा है, इन तीनों को नाप लेते हैं, ठीक है। और लगभग इतनी ही ऊर्जा उसको एक दिन की रिक्वायर्ड होती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यह बेसिकली हमारा क्या होता है, एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है।
ये जगह है जहाँ से यहाँ पर से भी पानी जो प्रविष्ट कराया जाता है ना, ये इस जगह से एक पॉइंट बना हुआ होता है, यहाँ से पानी अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो देखिए ये तो था कि ये फंक्शन किस प्रकार से करता है, ये एट वाटर रोज़ा बेनेडिक्ट का श्वसन कैलोरीमीटर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत भी थोड़ी सी कुछ कमियां और खामियां रह गई थी, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या क्या थी। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे इनके डिसएडवांटेजेस को। डिसएडवांटेजेस, ठीक है, देखिए इसकी पहली जो डिसएडवांटेज थी वो ये थी कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि पूरे इतने बड़े कक्ष का निर्माण करना, फिर वह निर्वात भी होना चाहिए, फिर उसके अलावा उसमें इतने सारे अटैचमेंट्स लगते हैं। ठीक है, इतना सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, CO2 बाहर निकालना। तो इस सब के अंदर जो ये इंस्ट्रूमेंट लगता है, जिस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है ना, ये बहुत ही महंगा पड़ता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ही यही था। ठीक है, अगली इसकी डिसएडवांटेज है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको इसमें बहुत दिनों तक व्यक्ति को अंदर की तरफ रहना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप देखिए कि सिर्फ हम एक दिन में या कुछ घंटों में तो हम नहीं पता लगा पाएंगे ना, आपको एक दिन की ऊर्जा की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये कब पता चलेगा? आप सुबह उठते हो तब से काम करके आप वापस रात को सोने जाते हो, मीन्स आपका जो 24 आवर्स है हमको पूरा देखना पड़ता है, तभी हमें पता चल पाएगा ना कि एक व्यक्ति को 24 घंटे में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। अब देखिए, क्योंकि व्यक्ति का 24 घंटे का तो हमने ले लिया, लेकिन हर दिन तो एक समान नहीं होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, लगभग 3 दिन 5 दिन रख करके उस व्यक्ति को फिर उसका एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज के बेसिस पर इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्योंकि इतना पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता कि व्यक्ति को 3 दिन 5 दिन 7 दिन अंदर रखा जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि बहुत लंबे आवर्स हो जाते हैं और पूरा टाइम व्यक्ति का यही निकल जाता है, तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक, इसकी प्रॉब्लम है लॉन्गर स्टे, है ना, लंबे समय तक व्यक्ति को अंदर रहना पड़ता है। अगर लंबे समय तक व्यक्ति नहीं रहेगा तो आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए उसका रहना भी अंदर ज़रूरी है। अगला इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि क्योंकि यह एक महंगा इंस्ट्रूमेंट है और इसको हैंडल करने के लिए आपको ट्रेंड टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, ट्रेंड टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब ट्रेंड टेक्नीशियन आपको चाहिए तो ये चीज़ें आपका खर्चा भी तो बढ़ाएगी इस प्रकार से, है ना, ऐसा। अब देखिए, इस विधि में कई बार ये भी मान लिया जाता है कि व्यक्ति के शरीर में कोई ऊर्जा का संग्रह नहीं होता है और कभी ऊष्मा बाहर नहीं रहती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, क्योंकि व्यक्ति की बॉडी के अंदर भी तो स्टोर्ड एनर्जी होती ही है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो एनर्जी के साथ कोई भी व्यक्ति आया फिर उसको किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त हुई फिर कैसे काम हुआ। तो इस तरीके से क्या है कि ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है। अब देखिए, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इनहेल्ड ऑक्सीजन और एक्सहेल्ड CO2, इन दोनों को माप लिया जाता है। ठीक है, और इन दोनों को मापते हैं ना, जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करके हम क्या निकालते हैं, उसका RQ निकालते हैं, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहा जाता है या फिर श्वसन गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए श्वसन गुणांक क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट या श्वसन गुणांक। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा इनहेल्ड ऑक्सीजन और एक्सहेल्ड जो CO2 होती है उसका जो अनुपात होता है या प्रोपोर्शन होता है, उसको श्वसन गुणांक कहा जाता है। ठीक है,
तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको नापते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, निकाली गई CO2 का आयतन मीन्स कितनी मात्रा में इसको निकाला गया है बटा उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन। ठीक है, इसको निकाला जाता है। अर्थात अगर आप इसको और लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड मीन्स व्यक्ति ने कितनी जो CO2 है उसका प्रोडक्शन किया है, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, तो इस दोनों को जब निकाल लिया जाता है तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं RQ = CO2 अपॉन O2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका श्वसन गुणांक निकाल लिया जाता है। अब देखिए, जो काबोज होता है उसका जो श्वसन गुणांक होता है वो कितना होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसके बाद इसका तो श्वसन गुणांक आता है 1। ठीक है, ये RQ है और ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। RQ CO आपका जो काबोज होता है उसका 1 आता है। जो फैट्स हैं इनका कितना आता है 0.7। ठीक है, और जो प्रोटीन है इनका आता है 0.82। तो सभी का श्वसन गुणांक अलग अलग होता है ना। तो देखिए, ये तो था आपका डायरेक्ट कैलोरीमीटर के बारे में। आज हमने बात करी कि हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे कैलोरीज को या ऊष्मा को या ऊर्जा को ज्ञात करते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर में कैसे वो उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, व्यक्ति को रखा और उसके बॉडी से डायरेक्ट हमने इस चीज़ को पता लगाने का काम किया। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू।